नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो मतलब है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। तो यही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इससे पहले हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था। किसका रेप्लिकेशन पढ़ा था? डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा। और ट्रांसक्रिप्शन अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए है वो क्या है? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड मींस इसके अंदर राइबो शुगर है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके साथ में राइबो शुगर जुड़ी हुई है। जबकि जो डीएनए होता है उसके अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। तो राइबो शुगर के ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके पॉलीमर्स हैं जो कि एक दूसरे से 3 प्राइम से 5 प्राइम में जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से। और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए। ये जो मॉलिक्यूल है इसका क्या फंक्शन होता है? ये स्टोरेज का भी फंक्शन होता है। स्टोरेज का कैसे? इससे जो आरएनए है उस एमआरएनए जो एमआरएनए है वो प्रोटीन भी बनाता है। और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। तो इसीलिए इसका एक तरह से स्टोरेज यानी प्रोटीन फॉर्मेशन का भी काम है और ये जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ये डीएनए है। डीएनए से अलग अलग तरह के आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन है। यानी कि वो कोई भी आरआरएनए हो सकता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन, टीआरएनए का, एमआईआरएनए, राइबोजाइम्स, कुछ भी। बस डीएनए से आरएनए बन रहा है, किसी भी टाइप का आरएनए बन रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन है। रेप्लिकेशन के टाइम क्या होता है कि जो डीएनए है, जो भी डीएनए है वो पूरा पूरा कॉपी होता है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो जैसे जो पर्टिकुलर जो पार्ट्स है वो सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन है। जो जीन है आरएनए का वो क्या कोड करता है? प्रोटीन का भी कोड करता है या फिर अलग तरह के आरएनए, यानी कि ऐसा पार्ट डीएनए का जिससे या तो आगे चल के प्रोटीन बन रहा हो, यानी कि एमआरएनए बन रहा हो और उससे आगे प्रोटीन बन रहा हो, या दूसरे टाइप के आरएनएस बन रहे हो, यानी कि आरआरएनए भी बन सकता है, टीआरएनए भी बन सकता है। तो वो पार्ट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है रेप्लिकेशन के बीच में और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में? तो रेप्लिकेशन जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर क्या होता है कि रेप्लिकेशन कब टर्म यूज करते हैं? जब डीएनए की कॉपिंग होती है, वापस से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें क्या होता है? टेम्पलेट जो है यानी कि जिसको कॉपी किया जाएगा वो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, है ना? जबकि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या होता है? डीएनए जैसे डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर 2 हेलिक्स साथ में चलते हैं। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? एक सिंगल जो स्ट्रैंड है उसको कॉपी किया जाता है। जो रेप्लिकेशन के टाइम है आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा प्राइमर पहले लगता है, फिर वो डायरेक्शन देता है जिससे आगे फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे आप ऐसा आपको कोई प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। जो एंजाइम है रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करता है आरएनए का। जो प्रोडक्ट है रेप्लिकेशन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। जो बेस पेयरिंग होती है रेप्लिकेशन में ए से टी की होती है, जी से सी की होती है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यानी कि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है, उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो यहाँ पे आप जो बेस पेयरिंग देखेंगे, अगर ए है डीएनए के अंदर तो उसके साथ यू बेस पेयर होगा, और टी है अगर डीएनए में तो जो आरएनए है उसके अंदर ए बनेगा, और ग्वानिसिन या जी के साथ सी ही बनेगा, साइटोसिन बनेगा। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो रेप्लिकेशन में होती है जबकि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर नहीं होती है। प्रूफ रीडिंग यानी कि एक बार बन गया वापस से उसको चेक करना कि सही बना है या नहीं बना है, तो वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। अब कुछ फीचर्स है ट्रांसक्रिप्शन के कि ये हाईली सेलेक्टिव है, यानी कि जो पर्टिकुलर कोई एरिया है डीएनए का सिर्फ वही ट्रांसक्रिप्शन, उसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसी से एमआरएनए बनेगा।
सेलेक्टिव यानी कि सिग्नल्स यहाँ से स्टार्ट होना है, यानी कि प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होना है, टर्मिनेटर रीजन से स्टॉप होना है, उसके बीच वाला ही जो कोडिंग एरिया, जो एरिया है वही सिर्फ आरएनए बनाएगा। तो इसीलिए हाईली सेलेक्टिव एरिया है, जबकि आप रेप्लिकेशन के अंदर ऐसा कोई सेलेक्टिव एरिया नहीं देखते हैं। जो सिग्नल का इंस्ट्रक्शन है वो एंजाइम्स को मिलता रहेगा, यानी कि प्रमोटर से स्टार्ट होना है, टर्मिनेटर पे स्टॉप होना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस एंजाइम्स को मिलते रहते हैं इसके अंदर। सेकंड है कि जो बहुत सारे जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं डीएनए से, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाते हैं। वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, फाइनल एमआरएनए नहीं बनता है, उसमें आगे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसकी काट छांट होती है, ट्रिमिंग होती है, और वो फिर उसके बाद में फंक्शनल आरएनए वो बनता है। उसके बाद में साइट है ट्रांसक्रिप्शन की, जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर जैसे न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेमोरी नहीं होती, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की साइट है वो साइटोप्लाज्म में ही है। सारे आरएनए जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए सब सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही सिंथेसिस उनका होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक्वस रीजन होता है उसके अंदर टीआरएनए और एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री है आरएनए सिंथेसिस की, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर है, बट जो रेगुलेशन है वो यूकैरियोट्स के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आरएनए का जो सिंथेसिस है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो एक सिंगल लार्ज एंजाइम के द्वारा होता है, जो कि है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहलाता है। ये सिंगल एंजाइम है, और जो कि सभी तरह के जो आरएनएज है उनका सिंथेसिस करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए का जो स्ट्रैंड यूज करता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। वो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे या फिर सेंस स्ट्रैंड भी उसको कहेंगे, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे और वो आरएनए का सिंथेसिस करेंगे। तो ये आपको जो टर्म है टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, और सेकंड जो है कोडिंग स्ट्रैंड, या तो ये आपको टर्म्स समझनी है और याद भी रखनी है कि जो डीएनए का सिंथेसिस, जो आरएनए का सिंथेसिस है वो कौन से डीएनए के स्ट्रैंड से होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिससे कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि अब आरएनए का सिंथेसिस है वो 5 प्राइम से स्टार्ट होगा और 3 प्राइम की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही आगे आरएनए का सिंथेसिस होगा। उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस आरएनए भी कहेंगे या नॉन कोडिंग आरएनए, नॉन कोडिंग डीएनए भी कहेंगे, या एंटीसेंस स्ट्रैंड या एंटीसेंस डीएनए भी कहेंगे, है ना। और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसका नाम रखने का रीजन ये है कि जो एमआरएनए यानी कि जो फाइनल आरएनए बन रहा है उसके सेम उसका सीक्वेंस और जो कोडिंग सीक्वेंस है उसका एक जैसा होगा, एक्सेप्ट जो टी है डीएनए के अंदर वो आरएनए के अंदर यूरेसिल बनेगा। सेकंड है कोडिंग स्ट्रैंड, इसका नाम रखने का एक और रीजन ये है कि ये कोड करेगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो जो प्रमोटर रीजन्स है, जो हम बात करेंगे आगे प्रमोटर रीजन्स के ये सीक्वेंस हैं, तो वो कोडिंग रीजन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे प्रमोटर रीजन्स, है ना। तो ये दो कारण है जिसके कारण इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड पड़ा। अब आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो वो आरएनए का सिंथेसिस है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, यानी कि डीएनए जो टेम्पलेट है उसको किस डायरेक्शन में रीड करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम में उसको रीड करेगा, और जो आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर बनेगा। इसके अंदर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी होंगे, है ना। अब जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है वो मल्टीमेरिक
एंजाइम होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से वो बना हुआ होता है, यानी कि 6 सब यूनिट्स होती हैं उनके अंदर। कुछ-कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि 5 सब यूनिट्स भी लिखे होते हैं, बट एक्चुअल में वो 6 सब यूनिट्स होती हैं, जिसमें जो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं वो अल्फा सब यूनिट्स हैं, 2 और सिमिलर सी हैं बट एकदम आइडेंटिकल नहीं है, वो है बीटा और बीटा डैश, और एक और है वो है ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है इसका फंक्शन पता नहीं है, इसीलिए ज्यादातर जो बुक्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि 5 सब यूनिट्स ही मेंशन की हुई है। तो ये जो 2 अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा है वो मिलके क्या बनाएंगे, कोर एंजाइम बनाएंगे। अब उनके साथ में जब सिग्मा फैक्टर, ये जो आपको पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है ये सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर जब प्लस हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, होलो एंजाइम बनाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कोर एंजाइम किसको कहेंगे और होलो एंजाइम किसको कहेंगे। अब इनमें इनके फंक्शंस अगर देखे जाए तो अल्फा जो सब यूनिट्स हैं दोनों, उनका क्या काम है कि वो डीएनए कि कौन सा डीएनए ट्रांसक्राइब होगा वो डिटरमाइन करेंगी। जो बीटा सब यूनिट है, एक्चुअल आरएनए पॉलीमरेज का जो काम है वो बीटा सब यूनिट ही करती है, यानी कि पॉलीमराइज कैटलाइज करने का काम पॉलीमराइजेशन का बीटा सब यूनिट का है। जो बीटा डैश है उसका काम है बाइंड करना जो डीएनए है उससे, और उसको ओपन करना, यानी कि जो डबल हेलिक्स डीएनए है उसके टेम्पलेट को अनवाइंड करना, वो हेलिकेज वाली एक्टिविटी। और जो ओमेगा है उसका फंक्शन है वो अननोन है। इसमें जो अब ये अपना सिग्मा फैक्टर है, मेन इम्पॉर्टेंट रोल इस सिग्मा फैक्टर का भी है, इसका और इसका। जो सिग्मा फैक्टर का है वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। प्रमोटर रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा प्रमोटर रीजन एक ऐसी जगह है डीएनए के ऊपर जिसके ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच करेगी डीएनए के ऊपर। तो ये काम किसका है, सिग्मा फैक्टर का। तो सबसे पहले इनिशिएशन में रोल किसका है, सिग्मा फैक्टर का, है ना। अब आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन की बात करें तो ये हमने अभी देख लिया पीछे कि वो सर्च करता है, और सर्च करता है प्रॉपर लोकेशन और बाइंड करता है प्रमोटर के साथ, अनवाइंड भी करता है वो डीएनए डबल हेलिक्स को, और उसके बाद में सेलेक्ट करता है कि करेक्ट कौन से राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि रीड करता है वो डीएनए को कि कौन, और उसके बाद में उसके साथ कौन से करेक्ट राइबो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बाइंड करेंगे उसके साथ, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है, यानी कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक तरह से मोती की तरह है और उनको धागों से जोड़ना, तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड धागे बनाना, तो ये काम भी इसी का ही है। टर्मिनेशन सिग्नल को भी यही डिटेक्ट करेगा, और इसके ऊपर एक्टिवेटर और रिप्रेसर भी जो आरएनए पॉलीमरेज है उसी के साथ अटैच होंगे। तो एक्टिवेटर और रिप्रेसर का काम क्या है, जब एक्टिवेटर ऐड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, रिप्रेसर अगर हुआ ऐड तो कम हो जाएगी या बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगी। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना होता है, इलोंगेशन के अंदर है जो आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअसली उसकी ग्रोथ होती जाती है, और टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाना है वो बंद कर देता है और डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाता है। तो इनिशिएशन सबसे पहले क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के साथ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, डीएनए के ऊपर कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिनको प्रमोटर्स कहते हैं, वहां पे अटैच होता है। वहां पे अटैच जो उसमें भी कहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, है ना। तो प्रमोटर्स के ऊपर कैरेक्टर्स, प्रमोटर्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंसेस है डीएनए के ऊपर जो कि डायरेक्ट करेंगे, यानी कि जो कि एक तरह से चिन्हित करेंगे कि यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट करना है। ये कहाँ पे होंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर होंगे, है ना। तो इसके अंदर 2 तरह के प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले एक सीक्वेंस है
तो जो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इनके अंदर एडेनिन और थाइमिन कंटेंट ज़्यादा होता है और ये 6 और 8 न्यूक्लियोटाइड लेंथ होती है इनकी, जो कि 35 जो -35 जो पोजीशन है उसके ऊपर जो ये प्रमोटर होगा उसकी 8 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होगी और जो -10 बेस पेयर के ऊपर जो प्रेजेंट होगा प्रमोटर उसकी 6 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होगी। इनके अगर जो प्रमोटर है उसका अगर एक भी बेस पेयर चेंज हो जाए तो जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट्स है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको और क्लियरली इमेज से समझ आएगा कि जो इससे पहले भी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि अपस्ट्रीम किसको कहेंगे और डाउनस्ट्रीम क्या किसको कहेंगे। तो ये वाला रीजन है, इससे जो नीचे वाला ये इधर को जो पार्ट आएगा उसको डाउनस्ट्रीम कहेंगे और इधर वाले पार्ट को अपस्ट्रीम कहेंगे। तो ये जो बीच वाला पार्ट है एक्चुअल में आरएनए का सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होता है। बिल्कुल इसी पार्ट से 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इस तरीके से आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ये बिल्कुल जो अपस्ट्रीम वाला पार्ट है, यहाँ पे अपस्ट्रीम वाले पार्ट में यहाँ पे होता है प्रमोटर, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है। तो ये जो सेकंड वाला है आप डायग्राम इसमें देख रहे हैं कि -10 बेस पेयर, यानी कि यहाँ से -10 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ये 10वें पे आके यहाँ पे 4 से 7 न्यूक्लियोटाइड्स जब इस तरफ को बढ़ेंगे तो ये ऐसा सीक्वेंस जिसको टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स भी कहेंगे। तो ये भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि -10 पे कौन सा सीक्वेंस होते हैं या इनका जो पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है आपको याद रखना है TATAAT, जिसको प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं या टाटा बॉक्स कहते हैं। और -35 पे जो है उसका जो सीक्वेंस है TGTTGACA। तो ये प्रमोटर्स है जहां पे एक्चुअल में आके इस टाइप से आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज अटैच होने से पहले सबसे पहले तो इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आके इसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसमें आके आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा। तो ये है इनिशिएशन का प्रोसेस जो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है कि ये -35 और 10 रीजन जो प्रमोटर वाला रीजन है इसको आके ये सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा और साथ साथ में फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ये हेलिकेज वाली एक्टिविटी भी होती है इसके एक सब यूनिट के अंदर। तो वो ये जो ये वाला पार्ट है डीएनए का इसको अनकॉइल कर देगा, खोल देगा, है ना? उसके बाद में इनिशिएशन में इसको खोल दिया तो ये इनिशिएशन फर्स्ट यहाँ पे प्यूरिन सबसे फर्स्ट टाइम जो 5 प्राइम एंड है इसका mRNA जो आरएनए का जो 5 प्राइम सबसे फर्स्ट है वो आके जुड़ेगा प्यूरिन, कोई भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है, बट यहाँ पे जनरली एडेनिन ही हम लोग पढ़ेंगे या देखेंगे लिखा हुआ हर जगह। फिर उसके बाद में कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके उससे जुड़ सकता है। उसके बाद में जब वो जुड़ गया तो रो फैक्टर यहाँ से सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, है ना? और इनिशिएशन का प्रोसेस खत्म। उसके बाद में इलोंगेशन में इस सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है। फिर इलोंगेशन बढ़ती जाएगी चेन, है ना? यहाँ पे आप इलोंगेशन में देखेंगे कि सिग्मा फैक्टर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर ये इलोंगेशन में चेन बढ़ती जा रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बढ़ रही है और सबसे फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो एडेनिन ऐड हुआ है ना? तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाते हुए चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है कि ये जो डीएनए है उसका जो अनकॉइल्ड एरिया है उसके साथ में जब ये आरएनए सिंथेसिस हो रहा है नया नया तो ये वाला पार्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल कहलाता है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कितना 8 बेस पेयर का इनका हाइब्रिड बना है आरएनए डीएनए का और आरएनए नया सिंथेसाइज होता जा रहा है ना? तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। लास्ट आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी कि अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खत्म करना है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर दो तरह का टर्मिनेशन होता है, एक तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो कि सिग्नल्स देते हैं। एक प्रोटीन होता है रो प्रोटीन,
ये जो सीक्वेंस है 40 बेस पेयर के लगभग ये इनकी लेंथ होती है, जो रो प्रोटीन है या रो फैक्टर जिसको कहेंगे, ये एक्चुअल में एक प्रोटीन है, वो इस 40 बेस पेयर लेंथ के जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है और क्या करता है कि जो आरएनए और डीएनए के बीच का ये जो हाइब्रिड टाइप का जो बना हुआ है ना आपस में, उसको एज अ हेलिकेज एंजाइम इनके बीच का ये बॉन्ड को तोड़ देता है रो फैक्टर। जब ये तोड़ देगा तो क्या होगा कि ये जो रो फैक्टर है वो एटीपी डिपेंडेंट है, यानी कि एटीपी डिपेंडेंट, इसको एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। तो ये जो रो फैक्टर है यहाँ पे आप देखेंगे ये रो फैक्टर जाएगा यहाँ पे इस सीक्वेंस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा और आरएनए पॉलीमरेज इसके कारण आगे बढ़ नहीं पाएगा, यहाँ से ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा रो फैक्टर और इसके कारण आगे सिंथेसिस नहीं हो पाएगा नए डी आरएनए का और वो यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। सेकंड है रो इंडिपेंडेंट। जो रो इंडिपेंडेंट है उसके अंदर क्या होता है कि दो मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं। एक तो होता है कि पैलिंड्रोमिक जीसी रीजन्स होता है। पैलिंड्रोमिक जीसी क्या होता है कि आगे पीछे सेम जैसे सीक्वेंसेस होते हैं, वो होता है। उसके बाद में पैलिंड्रोमिक जीसी सीक्वेंस के आगे होता है एटी रीजन भी होता है उन सीक्वेंसेस के आगे। तो इसका भी क्या कारण है कि तो आगे क्या होता है, जैसे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस आगे एक जैसे ये वाले सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है। जब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ ये आरएनए बन रहा है, ये नया आरएनए बन रहा है, तो क्या होगा कि ये आपस में ये वाले सीक्वेंस और ये वाले सीक्वेंस, इनसे ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये बेस पेयरिंग हो जाएगी इनमें ना, आपस में बेस पेयरिंग होने के कारण क्या बना देगा ये हेयर पिन लूप। ये एक तरह से अपनी हेयर पिन होती है ना इस टाइप की, ऐसा सा हेयर पिन स्ट्रक्चर बना देगा और आगे आगे कंटिन्यूअसली ये ए को रीड करता हुआ यू बन रहा है इसके अंदर, है ना। तो इसका ये जो पॉली ए टेल है एक तरह से, ये पॉली ए बनने का क्या रीजन है कि जैसे अगर यहाँ पे गुआनोसिन वगैरह होता, जैसे साइटोसिन और गुआनोसिन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जबकि एडेनिन है और वो यूरेसिल है, वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इसके मुकाबले ये वाला कमजोर ज्यादा है, यानी कि इसको आपस से एक दूसरे से अलग करना इजी है। तो यही कारण है कि अब फिर जो ये हेयर लूप, ये पिन जैसा लूप बना है, वो टेंशन क्रिएट करेगा और खींचेगा, और जिसके कारण इनके बीच की बॉन्डिंग आराम से टूट जाएगी और डीएनए और जो नया बना हुआ आरएनए है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्मिनेशन के सिग्नल भी मिलते हैं, जो कि रो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और रो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का आज का चैप्टर था, जिसमें हमने स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो डिस्कस किया। थैंक यू।